हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए, टारगेट एग्जाम ओनली हमारा YouTube चैनल क्या है? टारगेट टारगेट एग्जाम टारगेट एग्जाम ओनली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। क्या लाए हैं? प्रशिक्षु बैच लाए हैं। और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है। यहाँ पर आपके डीएलएड से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारी क्लासेस को निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नोट्स भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि वो भी अगर परेशान है कि कहाँ से पढ़ें तो वो यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से बाकायदा टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक बार अपना टाइम टेबल बता देते हैं और ये बता देते हैं कि कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं वो तो वाकिफ है हमारी जानकारी से, लेकिन जो नए आज जुड़े होंगे उनके लिए बताना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा जो हिंदी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास हमारी 11 बजे होती थी। अब जल्दी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो स्टार्ट कराने वाली हूँ। रंजीत सर ने प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करा दिए हैं। आप मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं उनकी प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, मैथ वाली क्लासेस में आगे देखेंगे। इसके बाद हमने हिंदी बाल विकास पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया है। हिंदी बाल विकास पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो हिंदी और बाल विकास पेपर फर्स्ट, इसे आप ईडीयू फर्स्ट कहते हैं, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं ईडीयू 2 पेपर सेकंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईडीयू 2 कर रहे हैं, पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है जो ईडीयू 2 है आपका एजुकेशन सेकंड, ये आपका पेपर सेकंड है। ठीक है, इसको हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और दूसरी टीचर जो आपको पढ़ा रही हैं वो है अंजलि मैम है। अंजलि मैम आपको पढ़ा रही हैं, संस्कृत पढ़ा रही हैं और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। कंप्यूटर की टाइमिंग 3 बजे की है, संस्कृत की टाइमिंग 4 बजे की है। ठीक है, और रंजीत सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? 6 बजे पढ़ाते हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं। उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब वो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं, तो जल्द से जल्द उनके साथ जुड़ जाइए ताकि आप देख सकें कि मैथ में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस तरीके से पेपर बनता है आपका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे बनना है। इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर अब आपके आने ही वाले हैं और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट ही हो चुका है। एसएसटी का रह गया है, एसएसटी का आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद या जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले हम कर रहे थे शिक्षण अधिगम की जो उपागम थे उनको कर रहे थे, नवीन उपागम। आज हम करने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं आज हम। तो यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और विषय आपका क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आज हम करेंगे सूक्ष्म शिक्षण। क्या करेंगे? माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है। ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम आज बाकायदा बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। इसको बाकायदा बारीकी से पढ़ेंगे, जो आपके जो है पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सूक्ष्म शिक्षण। जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी क्लासेस में और अपने साथ वाले दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकें कि सूक्ष्म शिक्षण आखिरकार होता है क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कौशल, माइक्रो टीचिंग स्किल। ये क्या है? एक स्किल है। तो देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है? शिक्षण का लघु रूप है। कैसा रूप है? ये लघु रूप है। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल ढंग से छोटे छोटे शोपों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक क्या है? रुचिपूर्ण प्रक्रिया। कैसी है? रुचिपूर्ण एक प्रक्रिया है। इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जो हमारा मान लीजिए चैप्टर है उसको हम क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम
उसको जो है रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने पढ़ाने के लिए, तो वही क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षु कौन है, आप हैं प्रशिक्षु। ठीक है, अध्यापक बनने से पूर्व शिक्षण दक्षता का एक प्रकार से अभ्यास है। क्या है, शिक्षण दक्षता का एक तरीके से अभ्यास है। जैसे मैंने आपको अपनी आगे वाली क्लासेस में भी बताया था कि प्रशिक्षु का यही अर्थ होता है कि प्यूपल टीचर। ठीक है, आप आधे स्टूडेंट्स हैं, आप आधे टीचर हैं। ठीक है, तो यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षु के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्यूपल टीचर हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, वो देखेंगे। पहला इसमें दिया है सूक्ष्म शिक्षण विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कौन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रोफेसर D.W. एलन। प्रोफेसर D.W. एलन, ये मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ ये आपके केवल बीटीसी के लिए ही नहीं है, ये आपके यूपी टेट, सी टेट, कुछ भी आप टेट रिलेटिव ले लीजिए, टीचिंग से जो भी एग्जाम रिलेटिव होते हैं उन सभी में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के, कहाँ के हैं ये, अमेरिका के हैं, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर D.W. एलन, कहाँ के, अमेरिका के प्रोफेसर है। ठीक है, के द्वारा 1963 ईस्वी में, कब, 1963 ईस्वी में किया गया था। W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। जो W. एलन है उनको सूक्ष्म शिक्षण का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो W. एलन को माना जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ये कहाँ के, कौन से विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे, तो ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ बताइए क्या होता है, तो लघु शिक्षण का लघु रूप है। क्या है, शिक्षण का लघु रूप क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होता है। सही है, आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स भी है, कुछ और फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में। तो कुछ विद्वानों का मत है कि सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण में एचिसन बुरुश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि एचिसियन और बुरुश जो हैं ये भी एक क्या है, वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने भी, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में अपना योगदान निभाया है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट इसमें क्या दिया है, शिक्षण एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति को कौशल में निपुण होना चाहिए, तभी वह अपनी विषय वस्तु को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट दिया है भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास। क्या है, भारत में, कहाँ, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास प्रोफेसर D.D. तिवारी, कौन है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा हुआ है, तो प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा हुआ है। तो प्रोफेसर D.D. तिवारी के CPU डिपार्टमेंट में किया गया, कब किया गया, 1967 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, ये आपको डेट्स आ सकती है कि सूक्ष्म शिक्षण भारत में कब आया था, तो 1967 इलाहाबाद में आया था। ठीक है, और किनके द्वारा लाया गया था, प्रोफेसर D.D. तिवारी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, CPU इनका क्या है, डिपार्टमेंट है एक। सही है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया है, इसे सूक्ष्म शिक्षण इसीलिए कहते हैं, आप यहाँ पर बताया गया आपको कि सूक्ष्म शिक्षण क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा एक शिक्षक को सूक्ष्म गलतियों को दूर किया जाता है। एक शिक्षक की कैसी सूक्ष्म गलतियों को दूर किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के बाद एक साधारण या व्यक्ति एक कुशल शिक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है, एक कुशल शिक्षक बन जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अगर आपको आ गया करना तो क्या है, आप एक क्या बन जाएंगे, एक व्यक्ति, आप पहले आप केवल व्यक्ति होंगे, उसके बाद आप एक कुशल शिक्षक बन जाएंगे। सही है, तो माइक्रो टीचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग से जब आप जो है प्रैक्टिकल में जाते हैं, जब आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए माइक्रो टीचिंग क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बारे में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा जानेंगे। ठीक है,
क्योंकि पेपर में आपको कभी कभी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दीजिए किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा। तो एलन ने अपनी पुस्तक, यहाँ पर एलन की पुस्तक है, कौन सी है? माइक्रो टीचिंग। क्या है? माइक्रो टीचिंग में लिखा है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम ही माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, किसकी बुक है? एलन की बुक है। और एलन कौन है? माइक्रो टीचिंग के क्या है? जन्मदाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया भी था। आगे चलेंगे, अगली डेफिनेशन दी है, वो दी है क्लफ्ट के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? क्लफ्ट के अनुसार। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षण की स्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवस्था को किसी एक विशिष्ट कौशल के अभ्यास से जोड़ा जाता है। ठीक है, यह अभ्यास शिक्षण की अवधि एक कक्षा के आकार के छोटे स्वरूप पर होता है। क्या होता है? छोटे स्वरूप। अवधि भी इसमें कम होती है और जो आकार होता है इसका वो भी कम होता है। ठीक है, इसका नाम ही माइक्रो में छोटा ही होता है, आपको पता है, तो मतलब कि छोटा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन दी है बी के पासी के अनुसार। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप डेफिनेशन। अब अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगली डेफिनेशन दी है डब्ल्यू काइलैंड के अनुसार। किसके अनुसार? डब्ल्यू काइलैंड के अनुसार। अध्यापक को वास्तविक शिक्षण में भेजने से पहले कृत्रिम परिस्थितियों में कराया जाने वाला शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अध्यापक को वास्तविक शिक्षण में भेजने से पहले, जैसे आप हैं, आपको वास्तविक शिक्षण, मान लीजिए जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो आपका वास्तविक शिक्षण होगा। ठीक है, उसमें भेजने से पहले आपको जो डीएलएड है, ये आपको समझ लीजिए ये कोर्स है, इसमें आपको तैयार कराया जा रहा है कि आप किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएंगे, किस तरीके से आपको जो है जब आप टीचर बनेंगे तो कैसे आप बच्चों को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो भेजने से पहले कृत्रिम परिस्थितियों से कराया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सही है, अगली देखते हैं, अगली डेफिनेशन दी है एलन के अनुसार। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को बिना प्रशिक्षण के वास्तविक कक्षा में नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, क्या है? जब तक हम किसी को प्रशिक्षण नहीं देते तब तक उसे हम वास्तविक कक्षा में नहीं भेज सकते। सही है, अगर आप मान लीजिए बीएड या बीटीसी कुछ भी नहीं करेंगे तो आप कैसे टीचर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आपको मतलब कि आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है, आपको जो है ये कोर्स करना जरूरी है, और जो इनके तहत जो आपको जो चैप्टर्स हैं, जो टीचिंग कराई जा रही है या कुछ भी कराया जाता है, वो आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलते हैं, परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो देखते ही ना जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ये आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की प्रक्रिया बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए जानते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 6 होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 6 स्तर होते हैं। आपसे पूछा जाए कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना होता है? 36 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 36 मिनट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का समय काल क्या होता है, तो कितना होता है? 36 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र छात्राओं की संख्या कितनी होती है? 5 से 10 छात्र होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 10 छात्र होते हैं। ऐसा नहीं है 50 बच्चों की क्लास है या 25 बच्चों की क्लास है उसमें आप सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, नहीं, उसमें सूक्ष्म शिक्षण नहीं होता है। केवल 5-10 बच्चे आपको लेके बैठना है, वहां पर आपको उनके लिए क्या है? सूक्ष्म शिक्षण करना है, या माइक्रो टीचिंग उनके तहत होती है। कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण का स्तर कितना होता है? 6 होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 होते हैं। ये सब आप जब आप लेसन प्लानिंग करेंगे और आपसे जो टीचिंग कराई जाएगी उसमें आप इस सबको सीख जाएंगे अच्छे से। सही है, तो आप जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कैसे किस तरीके से ये होता है। सही है,
आगे देखेंगे, एक नोट दिया है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल पढ़ाया जाता है। अगर आप तो एक समय में एक कौशल को ही पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है आप 4-5 कौशल को इकट्ठा करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक समय में यहाँ पर एक कौशल को पढ़ाया जाता है, 6 स्तर होते हैं, 36 मिनट होते हैं, 5 से 10 बच्चों को ही सूक्ष्म शिक्षण दिया जा सकता है, सही है। तो चलते हैं, ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है। जिससे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उसको आप तो नोट डाउन करते रहिए और साथ साथ मेरे याद भी करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। तो स्तर इसके देखेंगे कौन से हैं, ये हैं इसके स्तर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ये क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा स्टार्ट होता है पाठ योजना से। पहले हम क्या करेंगे, लेसन प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फीडबैक होगा, उसके बाद पुनः पाठ योजना करेंगे, ठीक है। तो जो जो हमारी गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने के लिए क्या करेंगे, रीप्लानिंग करेंगे, इसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनः शिक्षण के बाद जो है इसके बाद हम जाएंगे पुनः आलोचना। यहाँ पर आलोचना का मतलब होता है फीडबैक करेंगे। फिर उसके बाद यही चक्र क्या है, चलता रहता है। जब भी हम लेसन प्लानिंग करेंगे तो ये हमारा चक्र चलता रहेगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र आता है तो आप वहाँ पर ऐसे करके बना के आइए, पेपर में मतलब लाइनिंग वाइज ना लिखिए, उसमें इस तरीके से आप चक्र बना के आए इसका, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, सही है, इस चक्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के क्रम अनुसार स्तर क्या है। सूक्ष्म शिक्षण के क्रम अनुसार स्तर, हम इसको स्तर के पढ़ेंगे। तो इसे उदाहरण में समझते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, पहले इसको हम उदाहरण के तहत समझेंगे। मान लीजिए प्रशिक्षुओं को प्रश्नोत्तर कौशल को सिखाना है, तो उस पर उसने पाठ्य वस्तु का चयन किया, उस पर पाठ्य योजना तैयार की, जिसको पढ़ाया, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे पहले क्या करेंगे, लेसन प्लानिंग करेंगे, ठीक है। इसमें अच्छाइयों एवं कमियों को अपने निर्देशों से जानना, फिर पाठ्य योजना तैयार की, ठीक है। शिक्षण किया, पुनः निर्देश से अपने द्वारा किए गए शिक्षण की कमियां अच्छाइयों को जानना और प्रतिपुष्टि क्या करना, प्रतिपुष्टि प्राप्त की। इस प्रकार शिक्षण के इस कौशल से परिचित हुए, ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है। पहले योजना बनाई, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने अपनी कमियां निकाली कि क्या क्या हमारी कमियां थी उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने रीप्लानिंग की, मतलब दोबारा से पाठ्य योजना बनाई, ठीक है। इसके बाद क्या किया, पुनः निर्देशन किया, मतलब दोबारा से पढ़ाया, उसके बाद दोबारा से अपनी कमियां निकालनी और फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि की। यही क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण होती है। आप देखेंगे एक एक के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, नियोजन। क्या होगा, नियोजन होगा, जिसे हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो नियोजन में क्या, सबसे पहले कक्षा का निर्णय होता है, विषय वस्तु तथा कौशल का चयन किया जाता है, कक्षा में छात्र की संख्या निश्चित की जाती है, फिर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। क्या की जाती है, फिर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। अब अगला स्टेप इसमें होगा शिक्षण। क्या होगा, शिक्षण होगा। पाठ्य योजना के अनुसार निर्धारित कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षक तथा साथी कक्षा अध्यापक पढ़ाने वाले कक्षा अध्यापक की आलोचना करते हैं। कक्षा अध्यापक स्वयं अपनी पर्यवेक्षण की सलाह अनुसार सुधार करता है। यही क्रिया तब तक चलती है, गलतियां तब तक चलती है और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होगा नियोजन, लेसन प्लानिंग होगा, इसके बाद हम शिक्षण करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला स्टेप क्या होगा इस प्रक्रिया में। अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप इसमें होगा पृष्ठ पोषण। क्या होगा, पृष्ठ पोषण होगा। तो शिक्षण के बाद पर्यवेक्षण तथा साथी कक्षा छात्रों से विचार विमर्श होता है, गलतियों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, गलतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद पुनः नियोजन, ठीक है। दोबारा से लेसन प्लानिंग होती है,
रीप्लानिंग हम करते हैं। फिर कक्षा अध्यापक अपने व्यवहार को नियोजित करता है और बने हुए पर्यवेक्षण में सुझावों के आधार पर पाठ को पुनः क्या करता है, नियोजित करता है। क्या करता है, पाठ को पुनः नियोजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी जान लिया। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इससे पढ़ने को, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगी। अगला इसमें दिया है पुनः शिक्षण। क्या करेंगे, पुनः दोबारा से हम शिक्षण करेंगे। ठीक है, रीप्लानिंग कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे। तो पुनः शिक्षण के लिए नए छात्रों को पाठ्य सामग्री बदलकर देना चाहिए। उस नए विषय पर पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य का अभ्यास किया जाता है। फिर करेंगे पुनः पृष्ठ पोषण करेंगे। तो पुनः शिक्षण के बाद पर्यवेक्षण किए गए शिक्षण पर अपनी टिप्पणी करता है, जो प्रशिक्षु के प्रति पोषण का काम करती है। शिक्षण उत्तरोत्तर सुधरता जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का चक्र अपने आप शिक्षण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, जो हम ये बार बार लेसन प्लानिंग करते हैं, बार बार हमारा जो है रीप्लानिंग होता है, फीडबैक होता है, इससे क्या होता है, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है सूक्ष्म शिक्षण की, उसमें गलतियां कम होती रहती हैं और क्या है, इसमें सुधार भी होता रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कितने हैं, 6 हैं। आगे दिया है इसमें, दरअसल सूक्ष्म शिक्षण लघु से दीर्घ, क्या है, लघु से दीर्घ है, छोटे से बड़े की तरफ यूं कह सकते हैं कि खंड में पूर्ण की ओर, ठीक है, खंड से पूर्ण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया। ठीक है, यह एक कौशल पर गुणवत्ता का ध्यान रखता है। शिक्षण कार्य में स्वामित्व, क्या है, स्वामित्व प्रदान करता है, निरंतर अभ्यास की ओर प्रेरित करता है। किसकी तरफ, कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, इसकी ओर हमें प्रेरित करता है सूक्ष्म शिक्षण, जो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है। सही है, तो आप समझ गए होंगे, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र समझ गए होंगे, और इसके जो 6 स्तर थे मैंने उसको आपको वो भी बता दिया, आप वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप आता है तो पेपर में आप इस तरीके से करके आइए। सही है, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे इसके आवश्यकता और महत्व जानेंगे। तो अब हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण का आवश्यकता और महत्व क्या होता है। सही है, तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, परंपरागत शिक्षण को सरल बनाकर प्रशिक्षुओं को समझाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात पर निहित करती है कि सीमित समय, क्या है, सीमित समय बाद सुधारों के शिक्षण कार्य का अनुभव देता है। जैसे कि जब हम टीचर बनेंगे, उससे पहले क्या होती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम बीटीसी कर रहे हैं, तो हम बीटीसी में सब कुछ सीख जाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को सिखाना है और किस तरीके से बच्चों को लेसन प्लानिंग करनी है, बच्चों के लिए किस तरीके से हम ये सारी प्रक्रिया सीख जाएंगे। ठीक है, तभी तो हम जो बीटीसी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्रशिक्षु कहा जाता है। ठीक है, प्यूपिल टीचर कहा जाता है। सही है, आगे जानेंगे। एक एक कौशल को क्रम से सीखते हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाता है। इस शिक्षण द्वारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रशिक्षु पढ़ने के बाद स्वयं शीघ्र ही पर्यवेक्षकों की सलाह पर अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हैं एवं सुधार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूल बात यह है कि शिक्षण जैसे व्यापक संप्रति को छोटे छोटे भागों में समझाया जाए, धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ाया जाए, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी हो और उसमें क्या हो, गुणवत्ता हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका महत्व होता है। सही है, आगे चलते हैं, आगे समझेंगे इसके। तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम महत्व और आवश्यकता इसकी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ सिद्धांत होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अभ्यास का सिद्धांत क्या है, अभ्यास का सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण में छोटे छोटे इकाइयों में शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, ताकि प्रशिक्षु कक्षा का समस्याओं से अवगत हो सके। ठीक है, क्यों कराया जाता है, क्योंकि जो प्रशिक्षु है वो क्या है, कक्षा में जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हो सके। तो इसका पहला सिद्धांत क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड सिद्धांत दिया है निरंतरता का सिद्धांत। क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। इस प्रक्रिया
यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं आ जाती। ठीक है, जब तक ये प्रक्रिया चलती है, जब तक जो है जो प्रशिक्षु है वो परिपक्व नहीं हो जाता है, कि वो तैयार नहीं हो जाता है बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए। थर्ड इसमें दिया है प्रबल व मूल्यांकन का सिद्धांत। क्या है? प्रबल व मूल्यांकन का सिद्धांत। तो अगर जैसे आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि ये सूक्ष्म शिक्षण कब होता है, ठीक है, जब आपकी टीचिंग लगने वाली होगी तो टीचिंग से पहले ये आपको सूक्ष्म शिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, टीचिंग पर भेजा जाता है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें प्रशिक्षु जो बच्चे जो हैं बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तब होता है। सही है, तो आपकी जो टीचिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आपके सभी के स्कूलों में जो सूक्ष्म शिक्षण जो है चलाया जाएगा। इसकी अलग से आपको तैयारी कराई जाएगी कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लेसन प्लानिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। सही है, तो थर्ड इसमें सिद्धांत क्या दिया है? प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। क्या है? प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। तो इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक पाठ्य योजना शिक्षण पर्यवेक्षण के निर्देशन में करते हैं और कमियों में सुधार करते हैं, शिक्षण का व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रतिपोषण प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण विधि में प्रशिक्षुओं के लिए आत्म स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अतएव अभिप्रेरणा मौजूद रहने से शिक्षण कार्य रुचिपूर्ण लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? रुचिपूर्ण लगने लगता है। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के 3 सिद्धांत थे, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर आपको पेपर में टीचर मान लीजिए एग्जामिनर ने ना डेफिनेशन दी, ना आपको अर्थ पूछा, ना आपसे उसका चक्र पूछा, ना महत्व पूछा, कुछ नहीं पूछा, पूछ लिया कि शिक्षण का सिद्धांत बताइए, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको आता है तो आप इजीली वहाँ पर करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास से आप पढ़ रहे हैं तब आप कर सकते हैं। कुछ टीचर्स इसको मिस कर देते हैं क्योंकि हर बार में पूछा नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सूक्ष्म शिक्षण का आप सिद्धांत जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसका लाभ देख लेते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या है इसको करने से? तो उन्नत शिक्षण कौशल, पहला इसमें इसका लाभ क्या दिया है? सूक्ष्म शिक्षण का लाभ, पहला लाभ दिया है उन्नत शिक्षण कौशल। क्या है? उन्नत शिक्षण कौशल। तो शिक्षक केंद्रित अभ्यास और फीडबैक के माध्यम से विशिष्ट शिक्षण तकनीकों और रणनीतियों को परिष्कृत कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? परिष्कृत कर सकते हैं। अगला जो लाभ दिया है इसमें दिया है आत्मविश्वास में वृद्धि। क्या दिया है? आत्मविश्वास में वृद्धि। तो नियंत्रित वातावरण और रचनात्मक प्रक्रिया से शिक्षक का अपनी क्षमताओं का विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या बढ़ जाता है? अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, इससे हमारे अंदर क्या, हमारी जो क्षमता है उसमें विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को अच्छे से। सही है, आगे चलते हैं, कुछ लाभ और भी हैं इसके। अगला इसमें दिया है प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण। क्या है? प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण सेवाव्रत और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों के लिए एक मूल्यवान उपकरण होता है। ठीक है, तो जो सेवा पूर्व और सेवाकालीन, मतलब सेवा पूर्व वो होते हैं जो हम, जैसे हम मान लीजिए हम सेवा पूर्व हैं, ठीक है, तो हमारे लिए भी जो है सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। और सेवाकालीन जो आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं उनकी भी बीच बीच में ट्रेनिंग लगती रहती है। ठीक है, तो उसमें जो है उनके लिए भी सूक्ष्म शिक्षण क्या है कराए जाते हैं। ठीक है, उनको नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें बताई जाती है कि आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके बताए जाते हैं कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं नए नए तरीकों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके जो हैं, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो भी होगा, अगर आप कल को टीचर बन जाते हैं तो भी आपकी जो है मंथ में या जैसे भी हो वहाँ पर आपकी जो लगती है, ये भी सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है आपसे। सही है, अगला इसमें दिया है आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं के साथ संरेखण। ठीक है, तो आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं के साथ संरेखण। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण फीडबैक और निरंतर सुधार पर जोर देकर आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होती है। ठीक है, ये जो है शिक्षण फीडबैक और निरंतर सुधार, ये तीनों चारों जो हैं क्या है इसमें इससे क्या है, इसको क्या है संरेखित करती हैं शिक्षण
सूक्ष्म शिक्षण को सारेखित करती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसका लाभ भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और लाइक भी कीजिए। आज हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं बनी क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण से आपको इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली टारगेट एग्जाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, आप कोई भी नहीं बताते हैं, बहुत ही गलत बात है। आप तो बड़े बच्चे हैं तो आपको तो एक बार में हमारा कहना मानना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल छोटे बच्चे बने हुए हैं। तो आप अगर क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ा पाऊँगी। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करना ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आप क्लास में आ सकें और आप डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, और जो बच्चों की बैक आ जाती है आपको उन बैक का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक आ जाएगी तो आपका जो है थोड़ा सा मन उदास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको लगेगा अरे इतना हमने तो सुना था बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही इजी कोर्स है, लेकिन हमारी तो बैक आ गई। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और सारी क्लासेस लेते रहिए। सारे टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत इतनी करनी है कि आपको क्लासेस देखना है और जो है पेपर में एक अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।